नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ललित ढिटा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, आज मैं 12th क्लास का एक चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है मनी एंड बैंक। ये 12वीं कक्षा का चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। तो आज हम 12वीं कक्षा का मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि, जो आपकी बुक है पुस्तक मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। मनी एंड बैंकिंग क्या होती है, और ऐसे ही करते करते मैं आपका 12 क्लास का कोर्स 2 महीने में कंप्लीट करा दूंगा, सिर्फ 2 महीने में। उसके बाद रिवीजन शुरू होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मनी एंड बैंकिंग क्या होता है, ये 12th क्लास का चैप्टर है दोस्तों। चलिए, क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स मनी एंड बैंकिंग, ये पार्ट 1 है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई, पहले इसके हिस्ट्री जान लेते हैं। ये क्या होता है, आरबीआई किसे कहते हैं? दोस्तों, इसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। इसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। दोस्तों, ये बैंक सभी बैंकों का बैंक होता है। ये बैंक सभी बैंकों का बैंक होता है। जितने भी बैंक हैं, उनका फादर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया माना जाता है। जितने भी बैंक्स हैं भारत में, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, उन सभी का फादर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों। पहला फीचर इसका जो मेन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों, ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है दोस्तों। मनी सप्लाई, ये इससे पहले का फीचर मैं बताना चाहूं, ये नोटों की छपाई करता है दोस्तों। जो हमारे पास नोट होते हैं, जो हमारे पास नोट होते हैं, नोटों की छपाई कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक नोट छापने का कार्य करता है। ये इसका पहला फीचर है। इसका पहला फीचर क्या है दोस्तों? ये नोटों की छपाई करता है। नोट छापने का काम सिर्फ और सिर्फ भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। मैंने क्या कहा? सिर्फ नोट छापने का। जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के, उसे वित्त मंत्रालय छापता है दोस्तों। जो कॉइन्स होते हैं, उसे वित्त मंत्रालय छापता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, यानी कहते हैं, कह सकते हैं, जो कॉइन्स हैं उन्हें भारत सरकार छापता है। एक बात और जो दोस्तों, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, 1 रुपए का नोट छोड़कर बाकी सभी प्रकार के नोट आरबीआई छापता है।
सिर्फ 1 रुपए का नोट छोड़कर, सिर्फ 1 रुपए का नोट छोड़कर बाकी सभी प्रकार के नोट आरबीआई छापता है और कॉइन्स भारत सरकार वित्त मंत्रालय छापता है। यहां तक समझ में आ रहे? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके 2 फीचर बता दिए। तीसरा फीचर मनी सप्लाई कैसे करते हैं ये भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप यहां तक समझ लीजिए। पहला, ये नोट छापता है, 1 रुपए का नोट छोड़कर सभी प्रकार के नोट छापता है। ये सभी बैंकों का बैंक होता है, यानी सभी बैंकों का बैंक, इसे फादर, सभी बैंकों का फादर कहा जाता है। हु इज फादर ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक? तो आप क्या कहोगे? आरबीआई। हु इज फादर ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक? तो आप क्या कहोगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? अब इसकी स्थापना के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इस समय इसका 1935 को जब इसकी स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर कहाँ था? वो था कोलकाता में। कोलकाता में। ये यहां तक समझ गए? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में, लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ आ गया? मुंबई में। 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ आ गया? मुंबई में आ गया। और अभी तक दोस्तों इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है दोस्तों। अभी तक इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में ही है। यहां तक समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? आरबीआई का दोस्तों नेशनलाइजेशन कब हुआ था? वो हुआ था दोस्तों, नेशनलाइजेशन मतलब अभी बताऊंगा क्या होता है। राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण वो हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ था। मतलब दोस्तों इसे सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसे सरकार ने
अपने कंट्रोल में ले लिया था, अपने अधीन में ले लिया था। मतलब क्या? पहले ये एक सरकारी बैंक नहीं था, बाद में इसे सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। बाद में इसे सरकार ने अपने अंडर में ले लिया, फिर ये सरकार के अंतर्गत काम करने लगा। सरकार के अंतर्गत काम करने लगा, सरकार के अधीन काम करने लगा, सरकार के कंट्रोल में हो गया। फिर ये सरकार के कंट्रोल में हो गया। जैसे जैसे सरकार कहती थी ये वैसा वैसा काम करता था, उसे कहते हैं नेशनलाइजेशन। जैसे दोस्तों, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसे सरकार जब अपने अंडर में ले ले, उसे कहते हैं नेशनलाइजेशन। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, जब वो सरकार जब उसे अपने अंडर में ले ले तो वो सरकारी हॉस्पिटल बन जाएगा, उसे कहेंगे नेशनलाइजेशन। समझ रहे? आरबीआई का तीसरा मेन काम, पहला क्या बताया था मैंने, ये नोट छापता है। 1 रुपए का नोट छोड़ के सभी प्रकार के नोट छापने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है, और कोई बैंक नोट नहीं छाप सकता दोस्तों। ठीक है। दूसरा मैंने बताया था, इन्हें सभी बैंकों का, सभी कमर्शियल बैंकों का जनक कहा जाता है। किसे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सभी बैंकों का जनक, पिता कहा जाता है। ये सभी के ऊपर होता है। तीसरा फीचर, ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है दोस्तों। ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, वो मैं आपको यहाँ पे अभी बताने वाला हूं। ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। इसमें आपको इतना ही पूछा जाता है, 12th में ज्यादा नहीं पूछा जाता दोस्तों। रिजर्व बैंक क्या होता है? ये भारत सरकार का बैंक है। पहला, इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर अभी मुंबई में है। पहले कोलकाता में था, 2 साल कोलकाता में रहा है। 1935 से लेके 1937 तक कोलकाता में रहा है। 1937 में ही ये शिफ्ट होके मुंबई में आ गया है दोस्तों। ये किसके रिकमेंडेशन पे बना था, ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों। ये किसकी रिकमेंडेशन पे बना था? तो ये 1926 में हिल्टन यन कमिटी की कमीशन पे बना था। हिल्टन यन कमीशन। हिल्टन यन कमीशन की सिफारिश पर इसकी बात रखी गई थी कि भारत में एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो सभी बैंकों को कंट्रोल कर सके, सभी बैंकों को नियंत्रित कर सके, सभी बैंकों का नियंत्रण कर सके, सभी बैंकों को अपने काबू में रख सके, सभी बैंकों को अपने कंट्रोल में रख सके। ये सिफारिश 1926 में हिंटन यन कमीशन ने दी थी। उसके बाद जैसे कि मैंने ऊपर बताया, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का जन्म हुआ। कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को, यानी 4 और 5, 9 साल बाद आरबीआई का जन्म हुआ दोस्तों। ठीक है। ये आरबीआई के बारे में बेसिक नॉलेज थी, जो आपके कोर्स के लिए इनफ है। मैं देख लो कैमरा ठीक चल रहा है नहीं, फिर 1 सेकंड में अभी वापस आता हूँ। दोनों
ठीक चल रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों मनी सप्लाई के बारे में कि आरबीआई का तीसरा महत्वपूर्ण काम मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। तीसरा महत्वपूर्ण काम मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है। मनी सप्लाई वो बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। ये किसके हाथ में होता है? आरबीआई के हाथ। आरबीआई के हाथ में होता है। आरबीआई ने कमेटी बनाई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी। ये शायद 2016 में बनी थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। 2016 में बनाई गई थी ये। आप नेट पे देख लेना कब बनाई गई थी, लेकिन जितना मुझे याद था 2016 में बनाई गई है। क्या नाम था? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो अब मैं इससे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा और मैं बताता हूं। पहले ये काम, ये चलो ये बाद में बताऊंगा, पहले इसके बारे में बता दूं। ये मैं बाद में बताऊंगा। इसके कार्य, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है दोस्तों? ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये इसके कार्य हैं। पहला है रेपो रेट। रेपो रेट किसे कहते हैं दोस्तों? आप सुनिए और नोट्स बनाइए। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं सुनिए, वीडियो को अच्छे से सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार देखिए। और अगर फिर भी दिक्कत हो तो इसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं लिख के नहीं बता रहा, सिर्फ बोल के बता रहा हूं। उसे सुनिए, समझिए और नोट्स बनाइए। लेकिन बिल्कुल आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए दोस्तों। रेपो रेट किसे कहते हैं? जब कोई कमर्शियल बैंक, जब कोई वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से, आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन ले। यहां मैं लिख देता हूं शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन क्या कहा दोस्तों मैंने? जब कोई भी कमर्शियल बैंक, जैसे एसबीआई हुआ, स्टेट बैंक हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई से लोन ले, लेकिन भाई कम समय के लिए। ये बात ध्यान रखना, कम समय के लिए। ये मैं बार बार कह रहा हूं, कम समय के लिए। तो उसे कहते हैं रेपो रेट। उसे कहते हैं रेपो रेट। अगर आरबी कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे समय के लिए, तो उसे कहते हैं रेपो रेट। दूसरा है बैंक रेट। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। बैंक रेट, इसमें भी सेम वही है। जब कमर्शियल बैंक, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जब कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, उसे कहते हैं बैंक रेट। जब कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले, लेकिन लंबे समय अवधि के लिए, लंबे समय के लिए, उसे कहते हैं बैंक रेट। यहां मैं लिख देता हूं लॉन्ग टर्म।
लॉन्ग टर्म। बहुत ही आसान लैंग्वेज में बता रहा हूं। पहला मैंने बताया रेपो रेट। जब कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई यानी जो बैंकों का बैंक है, जिसे बैंकों का जनक कहा जाता है, वहां से लोन ले तो उसे कहते हैं रेपो रेट, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। जब बैंक रेट किसे कहते हैं? जब रिजर्व बैंक ऑफ सॉरी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, उसे कहते हैं बैंक रेट। इन दोनों का डिफरेंस समझ गए? इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का ही डिफरेंस है दोस्तों। बाकी लगभग ये सेम है। दोनों में लोन लिया जा रहा है। रेपो रेट में शॉर्ट टर्म का लोन लिया जा रहा है, बैंक रेट में लॉन्ग टर्म का लोन लिया जा रहा है। अब आ जाता है रिजर्व रेपो रेट। अक्सर किताबों में आपने पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे दोस्तों। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से लोन थे, उसे कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ सॉरी जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से लोन ले, उसे कहते हैं रिजर्व रेपो रेट, RRR। एक बार फिर दोहरा रहा हूं मैं। जब कमर्शियल आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से लोन ले यानी एसबीआई से लोन ले, उसे कहते हैं रिजर्व रेपो रेट, RRR। लेकिन दोस्तों, यह किताबों में लिखा होता है। आपको मैं बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई कभी भी कमर्शियल बैंक से लोन नहीं लेता दोस्तों। कभी भी कमर्शियल बैंक से लोन नहीं लेता। अब आप सोच रहे होंगे किताबों में तो ऐसा लिखा रहता है, मैं इसके ट्रिक बताता हूं दोस्तों। जब कमर्शियल बैंक के पास अधिक मात्रा में पैसा ज्यादा हो जाता है, जब कमर्शियल बैंकों के पास अधिक मात्रा में पैसा ज्यादा हो जाता है, तो वो पैसा वो आरबीआई के पास रख देते हैं। आरबीआई के पास अपने पास ना रखे, आरबीआई के पास रख देते हैं, रिजर्व बैंक के पास। तो उसी को हमने कह दिया रिजर्व रेपो रेट। अक्सर किताबों में आपने देखा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से लोन ले रहा है, यही पढ़ा है ना आपने किताबों में। लेकिन आरबीआई कभी भी कमर्शियल बैंकों से लोन नहीं लेता। जब कमर्शियल बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है, जैसे 100 करोड़ की उनकी लिमिट है, मान लीजिए लिमिट तो नहीं होती, 100 करोड़ की उनकी लिमिट है, पैसा आ गया उनपे, यानी एक्सेप्टेंस डिपॉजिट जो हमने जमा करा है पैसा, वो आ गया 500 करोड़ रुपए। तो जो बाकी के 400 करोड़ रुपए है, वो बैंक अपने पास ना रख के, एसबीआई अपने पास ना रखकर आरबीआई को दे देगी कि पैसा आप रख लीजिए थोड़े समय के लिए। उसे कहते हैं रिजर्व रेपो रेट, RRR। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। अब आ गया लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, रिजर्व। जब कमर्शियल बैंक अपने पास कुछ पैसा अपने पास रखे, जब कमर्शियल बैंक कुछ पैसा अपने पास रखे, तो उसे कहते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। वो उस पैसे को दो फॉर्म में रखते हैं दोस्तों। वो उस पैसे को दो फॉर्म में रखते हैं।
एक फॉर्म में रखते हैं कैश रिजर्व रेशो, जो दूसरा फॉर्म होता है वो होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। पहला कैश रिजर्व रेशो, दूसरा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब ये कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? देखो, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे सभी बैंकों का बैंक कहा जाता है, सभी बैंकों का जनक कहा जाता है, वो कमर्शियल बैंकों के ऊपर एक कंडीशन देता है। वो कहता है जितना भी तुम पे टोटल डिपॉजिट आया है, जितना भी तुम पे टोटल डिपॉजिट आता है, उसका एक फिक्स परसेंटेज आपको अपने पास कैश के फॉर्म में रखना है। क्या मतलब है दोस्तों? मान लीजिए एसबीआई के पास टोटल डिपॉजिट 100 रुपये आया है, 100 रुपये आया है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ने कहा है उसका 4%, उसका 4% कैश के फॉर्म में आप अपने पास रखो। तो एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 4 रुपए कैश के फॉर्म में अपने पास रख लिए दोस्तों। 4 रुपए कैश के फॉर्म में अपने पास रख लिए, उसे वो खर्च नहीं कर सकती, उसे लोन के रूप में नहीं दे सकती। एक तो वो लोन के रूप में नहीं दे सकती, ना ही उसे कहीं इन्वेस्ट कर सकती। ना तो वो जो 4 रुपए हैं लोन के रूप में दे दी एसबीआई, ना ही उसे कहीं मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, वो रख के रखेगी। पहला, उसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। अब आ गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसे कहते हैं एसएलआर। ये क्या होता है दोस्तों? ये भी लगभग वैसी है, नाम अलग है थोड़ा सा। आरबीआई कहता है आपको, एसबीआई को कहता है कि नॉन कैश के फॉर्म में, मतलब कैश ना होकर गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे, आप गोल्ड के फॉर्म में भी रख सकते हो, ये सिक्योरिटी के फॉर्म में भी एक फिक्स परसेंटेज अपने पास रखना है। मतलब कैश मत रखो, वहां पे वो 4 रुपए रह रहे थे, अब वो कह रहे हैं 4 रुपए ना रखिए, कैश के फॉर्म में मत रखिए। ये कह रहा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कि कैश में ना रखें, आप रखें गोल्ड में, गोल्ड में रख लीजिए या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख लीजिए। किसका? जो भी आपका टोटल डिपॉजिट आया है, टोटल टोटल डिपॉजिट जितना भी आया है, उसका एक फिक्स परसेंटेज आपको अपने पास रखना है, जिसे जिसे कैश रिजर्व स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहते हैं। ये दोस्तों इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गया था, ये मैं दोबारा बता देता हूँ। इसमें कंफ्यूजन हो गया था, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ। कैश रिजर्व रेशो आरबीआई कहता है दोस्तों, कंफ्यूजन था, थोड़ा बहर गया था मैं, कि जितना भी आपके पास टोटल डिपॉजिट आया है, जितना भी आपके पास टोटल डिपॉजिट आया है, उसका फिक्स परसेंटेज आपको आरबीआई के पास रखना है, अपने पास नहीं रखना दोस्तों, अपने पास नहीं रखना। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं, आप क्लियर कर रहा हूँ, तो भावनाओं में बह गया था, अब बता रहा हूँ। अपने पास ना रखते हुए आरबीआई के पास सबमिट करना है दोस्तों। क्या कहा मैंने कैश रिजर्व रेशो का? कि अगर एसबीआई के पास 100 रुपए आए हैं, तो उस पर एक फिक्स परसेंटेज, मान लीजिए 4 रुपए, वो
अपने पास ना रखते हुए आरबीआई के पास रखने हैं दोस्तों। 4 रुपए आरबीआई के पास रखने हैं। किसके फॉर्म में? कैश के फॉर्म में। 4 रुपए आरबीआई के पास जमा करने हैं दोस्तों। ये एक कंडीशन होती है आरबीआई की। सभी कमर्शियल बैंक जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, जितने भी आरबीआई के अंडर बैंक आते हैं, उनका टोटल डिपॉजिट का 50% सीआरआर के रूप में, कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो के रूप में एक 50% आरबीआई को देना है कैश के फॉर्म में, यानी नगद के फॉर्म में वहां पे जमा करना है। लेकिन आरबीआई इस पे कोई ब्याज नहीं देता। आरबीआई जो हम टोटल डिपॉजिट 4% आरबीआई के पास रख रहे हैं दोस्तों, इस पे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को क्या आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है मुझे, कोई ब्याज नहीं देगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। क्या कहा मैंने? इसी बात को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था। कैश रिजर्व रेशो, आरबीआई कहता है जितना भी तुम्हारा टोटल डिपॉजिट आया है, जितना भी तुम्हारा टोटल डिपॉजिट आया है, उसका एक फिक्स परसेंटेज यानी 4% मुझे कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना है। आरबीआई के पास रखना है दोस्तों, उसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर। लेकिन इसमें आरबीआई कमर्शियल बैंकों को कोई इंटरेस्ट नहीं देता। मान लो आरबीआई का, सॉरी, कमर्शियल बैंक का 1 लाख रुपए टोटल डिपॉजिट है। 1 लाख रुपए टोटल डिपॉजिट है, उन्होंने 4% रख दिया। कितना हो गया? 1 लाख का 4%, देखो 4% निकालने से कहूँ मैं आपको, 2 जीरो तो 2 जीरो रही, 4,000। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 3 जीरो रही, यानी 4,000 रुपए। कहाँ रखने हैं हमें? आरबीआई के पास रखने हैं कैश का फॉर्म में। लेकिन जो 4,000 रुपए हमने रखे हैं, इस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई ब्याज नहीं देता भाई। अब सवाल उठ रहा होगा क्यों नहीं दे रहा? 4,000 रुपए हम रख रहे हैं वहां पे, तो इसलिए नहीं देता। आरबीआई गारंटी देता है कि यदि तुम्हारा बैंक कभी दिवालिया हो गया, कभी लुट गया, तो जो भी तुम्हारे कस्टमर हैं, अकाउंट होल्डर हैं, जैसे हम लोग, हमारा पैसा बैंकों में जमा है और बैंक हो जाता है दिवालिया, बैंक हो जाता है बर्बाद, तो हम कहाँ जाएंगे पैसा लेने के पास? पैसा लेने के लिए बैंक के पास जाएंगे। बैंक तो पहले ही लूटा पिटाई, तो हमारा पैसा कौन देगा? हमारा पैसा देने की गारंटी ले रहा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो कहेगा कि मैं तुम्हारा पैसा दूंगा। वो इस बात की गारंटी लेता है, जो 4,000 रुपए रख रहा है वो इंटरेस्ट तो नहीं दे रहा, लेकिन उसके बदले गारंटी दे रहा है एसबीआई के अकाउंट होल्डर्स को। अकाउंट होल्डर्स को, जो कस्टमर है, उन्हें इस बात का विश्वास दिला रहा है कि यदि फ्यूचर में तुम्हारा बैंक लुट जाता है या आग लग जाती है, दिवालिया हो जाता है, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें पूरा पैसा, पूरा बैंक बर्बाद हो जाता है, तो जिन जिन का पैसा उस बैंक में जमा है, उन सभी को
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा देगा, जो हमने 4%, जो एसबीआई ने 4% जमा करा था आरबीआई के पास। ठीक है दोस्तों, अब आ गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये मैं बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। बैंक के ऊपर एक कंपलसरी कंडीशन होती है, जैसा कि 4% बताया था, वो कैश के फॉर्म में वहां आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। लेकिन इसमें नॉन कैश के फॉर्म में अपने पास रखना होता है। नॉन कैश के फॉर्म में अपने पास रखना होता है। वो आप गोल्ड में भी रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी रख सकते हैं, लेकिन रखना बहुत बहुत जरूरी होता है। हर कमर्शियल बैंक को एसएलआर अपने पास नॉन कैश के फॉर्म में अपने पास रखना कंपलसरी होता है। नॉन कैश के फॉर्म में, चाहे वो गोल्ड में रखे या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रखे या अथर्स में रखे, किसी में भी रखे, पर रखे एक फिक्स परसेंट। यानी 16% है तो 16% का गोल्ड रखे वो, या फिर 16% की गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखे, पर रखे जरूर। अब आ जाता है लास्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ये मनी सप्लाई से रिलेटेड है। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये मनी सप्लाई से, वैसे तो सारे ही मनी सप्लाई से रिलेटेड है दोस्तों। सीआरआर बढ़ेगा घटेगा, उसमें भी मनी सप्लाई का ही रोल है। एसएलआर बढ़ेगा घटेगा, उसमें भी मनी सप्लाई का रोल है। आरआरआर, रिजर्व बैंक ऑफ रिजर्व रेपो रेट बढ़ेगा घटेगा, इसमें भी मनी सप्लाई का रोल है। सभी में ही मनी सप्लाई का रोल आता है दोस्तों। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसमें सरकार के पास जो सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट हिंदी में रहते हैं गवर्नमेंट प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल परचेस होता है दोस्तों। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल परचेस होता है। यदि मनी सप्लाई को बढ़ाना है दोस्तों, देश में मनी सप्लाई बढ़ानी है, तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच देगा, और बेच देगा। क्या मतलब? 2 मिनट दोस्तों। जब ओपन मार्केट ऑपरेशन में जब ओपन मार्केट ऑपरेशन में मनी सप्लाई बढ़ानी है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर वो सेल करेगा, ये हो रही सेल, ये हो गया परचेस। सेल परचेस का मतलब मैं दोनों का मतलब बता दूं। सेल होता है बेचना, उनने बेची, ये मार्कर मैंने बेचा, तो मेरे पास पैसा आया, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? वहां पे कम हो जाएगी दोस्तों। मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसबीआई को बेची, एसबीआई को बेची, तो वहां से मैंने बेची, तो वहां से पैसा आया, मनी सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी
मुझे लग रहा है देश में मनी सप्लाई इसका ऑपोजिट कर लीजिए दोस्तों, इसका ऑपोजिट कर लीजिए। मुझे लग रहा है देश में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा स्टार्ट इन माइक। सॉरी दोस्तों, माइक वो ऑफ हो गया था। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, माइक बंद हो गया था मेरा। अब मैं आपको मनी सप्लाई के बारे में बता रहा हूं। मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा आपूर्ति, आपूर्ति। देखिए दोस्तों, क्या क्या बताए थे मैंने? CRR, SLR, रेपो रेट, रेपो रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, RRR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और कौन से टूल्स थे? चलिए इतने से ही बता देता हूं। यदि CRR बढ़ेगा दोस्तों, तो मनी सप्लाई मार्केट में कम होगी। यदि CRR बढ़ रहा है तो मनी सप्लाई मार्केट में, मनी सप्लाई मार्केट में कम हो रही, क्योंकि CRR बढ़ रहा है, मार्केट में कम हो रही। मार्केट में कम हो रही। SLR बढ़ेगा, सारा बताऊंगा, तो भी मनी सप्लाई मार्केट में कम हो रही। रेपो रेट बढ़ेगा, तो भी मनी सप्लाई मार्केट में कम हो रही। रिजर्व रेपो रेट बढ़ेगा, तो भी मनी सप्लाई मार्केट में कम हो रही। ओपन मार्केट ऑपरेशन बढ़ेगा, तो भी मनी सप्लाई मार्केट में कम हो रही। ये दोस्तों मैंने क्यों कहा? ये मैंने इसलिए कहा
माइक चालू है, बंद हो गया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं दोस्तों। यदि मान लीजिए कि बैंक के पास टोटल डिपॉजिट 100 रुपये आया दोस्तों, बैंक के पास टोटल डिपॉजिट 100 रुपये आया, ठीक है। उसमें से 4% दे दिया हमने CRR में और 16% दे दिया हमने SLR में रख लिया। 4% प्लस 16%, टोटल कितना हो गया 20%। और बैंक के पास कितना आया था 100 रुपए, 100 रुपये से आया, 100 रुपीज आया। यानी बैंक इस 20 रुपये को सेव कर ले रहा। 4 रुपए कहां दे रहा, 4 रुपए दे रहा आरबीआई को जो कि खर्च नहीं कर सकता। और बाकी के 16 रुपए का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है अपने पास रखेगा, रखने पर अपने पास रखेगा। 4 रुपए दे देगा आरबीआई को, 16 रुपए रखेगा अपने पास। अब 100 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों 80। ये 80 रुपए का वो लोन दे सकता है, 80 रुपए का लोन दे सकता है। यदि बैंक ने इसकी पॉलिसी, इसका रेट बढ़ा दिया, मान लीजिए इसका रेट बढ़ा दिया 4 से, CRR का रेट कर दिया भाई साहब 6%, ठीक है। और ये SLR था, इसका कर दिया 20%, इसका CRR का 6% कर दिया, इसका कर दिया 20%, ये हो गया 26%। अब 100 रुपए बैंक के पास आ रहे, 100 और 26 रुपए वैसे जा रहा। 6% तो आरबीआई के पास जमा करेगा, वो 20% अपने पास रखेगा। 10 में से 4 रहे, 10 में से 6 रहे 4, 9 में से 2 रहे, 9 में से 2 है, 9 में से 2 रहे 7, 74%। अब बैंक जो लोन दे रहा दोस्तों, अब जो बैंक लोन दे रहा वो सिर्फ 74% का दे रहा। जो अब बैंक लोन दे रहा हमें, वो सिर्फ 74 रुपए का दे रहा। क्यों? क्योंकि CRR का रेट बढ़ गया, SLR का रेट बढ़ गया। इसलिए मैंने पहले कहा था ये सारे फीचर मनी सप्लाई से ही रिलेटेड है, जिससे देश में डिफ्लेशन आएगा दोस्तों। जिससे देश में क्या आएगा दोस्तों, डिफ्लेशन आएगा, मनी सप्लाई कम होगी, जिससे मनी सप्लाई देश में कम होगी। डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति यानी सस्ताई आएगी, जो देश के लिए हानिकारक है। यदि वहीं यहीं पे 2% CRR कर दिया दोस्तों, 2% CRR कर दिया और 10% SLR कर दिया। अब बैंक को सिर्फ 12% ही एक तरह से रिजर्व रखना है। 100 में से 12 गए, कितना बचा 88। अब 88 रुपए का लोन हमें दे सकता है बैंक। अगर 88 रुपए का लोन दे सकता है, आप सुनिए, क्योंकि बैंक से पैसा ज्यादा आ रहा है। क्योंकि बैंकों से पैसा हमें ज्यादा मिल रहा है, बैंकों से पैसा ज्यादा मिल रहा है। इसका क्या मतलब है,
बैंकों से पैसा हमें ज्यादा मिलेगा दोस्तों। तो हमारे पास मनी सप्लाई की डेफिनेशन बता रहा हूं, बहुत ही आसान है दोस्तों। मनी सप्लाई किसे कहते हैं, आपको यूं ही रट जाएगी। इस समय आपकी जेब में कितना पैसा है, ये आपकी मनी सप्लाई है। इस समय मेरी जेब में कितना पैसा है, ये मेरी मनी सप्लाई है। इस समय बैंक में कितना पैसा है, ये बैंक की मनी सप्लाई है। इस समय पूरे देश में कितना पैसा है, ये पूरे देश की मनी सप्लाई है। इसे कहते हैं मनी सप्लाई। इस समय जो आपकी जेब में पैसे हैं ना, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, ये आपकी मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई की डेफिनेशन है। इस समय जो मेरी जेब में पैसा है, मान लो मेरे जेब में 100 रुपए पड़े हैं, ये मेरी मनी सप्लाई है। इस समय जो बैंक में पैसे हैं पड़े, 1 करोड़ रुपए पड़े, ये बैंक की सप्लाई है, मनी सप्लाई है। इस समय पूरे देश में कितना पैसा पड़ा है, 100 करोड़, 1000 करोड़, ये बैंक पूरे देश की मनी सप्लाई है। इसे कहते हैं मनी सप्लाई। बात आ रही है यहाँ पे 88% की। मान लो बैंक अब हमें ज्यादा लोन दे रहा है, ज्यादा लोन दे रहा है, ठीक है। तो ज्यादा लोन दे रहा है, तो हम अब मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्या हो रही है, मार्क दूसरे ले लेता हूं दोस्तों में। मनी सप्लाई ज्यादा होने से क्या होता है, मनी सप्लाई ज्यादा होने से हम डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे। जब भाई मनी सप्लाई ज्यादा होगी, बैंक हमें लोन ज्यादा देगा। ध्यान से सुनना, बैंक हमें ज्यादा लोन दे रहा, तो हमारी जेबों में पैसा क्या हो रहा, ज्यादा हो रहा दोस्तों। हो रहा या नहीं हो रहा, हो रहा। जब पैसा ज्यादा हो रहा, हम मार्केट जाएंगे, तो भाई साहब ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है। क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे। डिमांड ज्यादा करेंगे तो क्या हो रहा, प्राइस ज्यादा हो रहा। प्राइस ज्यादा हो रहा तो क्या हो रहा, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा। प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा, उत्पादन ज्यादा हो रहा। प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा देश में, तो क्या हो रहा, जीडीपी, जीडीपी ज्यादा हो रही। और जब जीडीपी ज्यादा हो रही, तो देश में ग्रोथ हो रही दोस्तों, देश का विकास हो रहा। यानी जीडीपी ज्यादा हो रही, तो देश में इन्फ्लेशन आई दोस्तों। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, मुद्रा स्फीति, हिंदी में कहें महंगाई। महंगाई, महंगाई हो रही। और महंगाई देश के लिए अच्छी होती है दोस्तों। महंगाई, मुद्रास्फीति देश के लिए अच्छी होती है दोस्तों, अच्छी मानी जाती है। यदि देश में महंगाई होगी, यानी मनी सप्लाई ज्यादा होगी, तो डिमांड ज्यादा होगी दोस्तों। डिमांड ज्यादा होगी, तो वस्तु और सेवाओं के प्राइस ज्यादा होंगे। जब वस्तु और सेवाएं ज्यादा बिक रही है, तो जो प्रोड्यूसर हैं वो प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे दोस्तों। अगर वो प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, तो हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ेगी, तो हमारा देश डेवलप्ड होने की कगार पे आ जाएगा, डेवलप्ड होने की कगार पे आ जाएगा, कगार पे होगा, होगा। और क्यों हो रहा, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन आ रहा है। और इन्फ्लेशन देश के लिए अच्छा माना गया है। डिफ्लेशन होगा तो देश के लिए अच्छा नहीं माना गया। यदि डिफ्लेशन हो रहा, मनी सप्लाई कम होगी, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होंगे, प्रोडक्शन कम हो रहा। यहाँ पे प्रोडक्शन कम होने से आप देखिए क्या क्या हो रहा। यदि प्रोडक्शन कम हो गया,
तो जो काम कर रहे हैं लोग, जो लेबर फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं, उन्हें मालिक लात मार के नौकरी से निकाल देगा। क्यों निकाल दे रहा? क्योंकि भाई काम ही नहीं हो रहा है यार देश में, बिक्री नहीं हो रही, डिमांड ही नहीं हो रही। मान लो मार्केट बनाने वालों की मार्केट कोई खरीद ही नहीं रहा, तो जो फैक्ट्री में बैठे लोग हैं मजदूर, उन्हें काम से निकाल दिया जाएगा भाई। जब काम से निकाल दिया जाएगा, पर कैपिटा इनकम कहाँ से आएगी? कहाँ से वो अपना घर चलाएंगे? कहाँ से देश बढ़ेगा? इसलिए कहा जाता है डिफ्लेशन बुरा है, सस्ताई मुद्रा आस्फीति बुरी है, लेकिन इन्फ्लेशन अच्छा है दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में दूसरा जल्दी लेकर आ रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये 12th क्लास की थी, 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स मनी एंड सप्लाई। आई होप ये अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो वेरी मच।